हाँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज कदीर। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो? हाउ आर यू ऑल? एंड मेरी आवाज क्लियर है सबको? एनी स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट ओरिएंटेशन हो? जी इफ्तिकार, बात करते हैं जेंडर स्टडीज। हिट नहीं हुआ बेसिकली। आप लोगों के काम भी ऐसे हैं थोड़े। इस पे डिस्कस करते हैं जेंडर स्टडीज पे। क्यों लो स्कोरिंग रहा है? क्यों लो स्कोरिंग रहा है? मैंने कल भी डिस्कस किया था ऐसी बात पे। एनी स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास हो, जिसने कल मिस की हो? एनी स्टूडेंट? ठीक है। ओके। हाँ जी। स्पेशल सीएसएस का देखा रिजल्ट आपने, जेंडर स्टडीज का? एक स्टूडेंट था। सारे सब्जेक्ट्स पास, जेंडर स्टडीज फेल। टोटल कोई था 570, 590।
जेंडर स्टडीज फेल। स्कोर आया है 30 to 40, 80% स्टूडेंट्स का। 30 to 40 ये स्कोर रहा है। उसके रीजन से, उसके रीजन से हाँ जी, 30 to 40 आया है। उसके रीजन डिस्कस करते हैं। नंबर वन रीजन, लो स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड कंटेंट। ये जो लोकल बुक्स आप पढ़ते हैं, आपको उसकी लैंग्वेज समझ आती है? पहले ये बताओ मुझे। जो वो लोकल बुक्स आप लेते हैं मार्केट से, उसकी लैंग्वेज समझ आती है आपको? रट्टा लगाते हो? obvious सी बात है, उसको रट्टा लगा के पेपर में लिखते हो। ना आपको समझ आती है, ना एग्जामिनर को समझ आती है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जी। ये सब स्टैंडर्ड का जो कंटेंट लिखते हैं ना आप, सब स्टैंडर्ड का कंटेंट, ये रीजन है, यही रीजन है। फर्स्ट रीजन जो आप फेल हुए हो। दूसरा आता है आपकी साइकी। ये तो बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है। माइंडसेट, ये बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है। क्या क्लासेस लेना, क्या एवेल्यूशंस करवाना इसकी, पढ़ लेंगे खुद नेट से। वो नेट में सब सच नहीं लिखा होता। ठीक है, पढ़ लेंगे नेट से। नंबर थ्री, लेकिंग पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। आपको जेंडर स्टडीज में क्या अप्रोच रखनी है आप? कल भी हमने ये डिस्कस किया था, कल भी हमने ये डिस्कस किया था। अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर जेंडर स्टडीज में या किसी भी ऑप्शनल में आप 33 to 40 मार्क्स भी ले लो ना, पास हो जाओ, वो किसी काम के नहीं है। ये फेल ही है समझो। देन पर्सपेक्टिव मिसिंग होते हैं, थ्योरीज मिसिंग होती हैं, एप्लीकेशन होती है थ्योरीज की। पर्सपेक्टिव मिसिंग होते हैं। कल भी हमने इवन बेसिक टॉपिक है सेक्स, नेचर का पर्सपेक्टिव हमने बताया ना। पर्सपेक्टिव ही मिसिंग होते हैं। आज मैंने जो क्वेश्चन आपको टॉपिक चूज किया है, पर्टिकुलरली स्पेशल सीएसएस से है। पर्टिकुलरली। और आपको क्या लगता है कि इस साल जो पेपर बनेगा जेंडर का, बड़ा आसान सा बनेगा? वो पता चल जाएगा आपको। जेंडर स्टडीज इस साल भी आपको लो स्कोर देगा, अगर अपना कंटेंट ठीक नहीं करते, अपनी अप्रोच ठीक नहीं करते, या अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको अप्रूव नहीं करते, या अपने पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करते। यही रीजंस थे जिनमें जिनकी वजह से आप फेल हुए हैं। दीज आर द रीजंस। और पर्टिकुलरली जो माइंड सेट है ना आपका, आसान सा सब्जेक्ट है, यही भी रीजन है। ठीक है, इसी वजह से हमने ये कोर्स अनाउंस किया था। क्योंकि मैंने खुद भी जेंडर स्टडीज पे बुक लिखी हुई है, एज वेल एज मैं इंटरनेशनल मैगजीन्स पे लिखता भी हूँ, वुमेन इश्यूज पे। एंड नोवा की भी मैंने ही रिव्यू की थी, हालांकि नोवा वालों को मना किया था मैंने, मत करो पब्लिश, ठीक करो इसे। हम्म। Recording in progress. ये जो सेशन होगा ना, इसमें पर्टिकुलरली कंटेंट तो अब मैं खुद ही दूंगा। ये लोकल बुक्स जो आपने पढ़ी हुई है, काइंडली इनको साइड रखें। ये फेल करवाएंगे आपको। लिख के ले लो, अभी भी फेल हुए हैं आप लोग। ये लोकल बुक्स आप पढ़ते हैं, इनको साइड रख दो। इनका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है सीएसएस लेवल का। कंटेंट हम खुद ही देंगे अब। ठीक है, वही पढ़ना है। जो सेशन होगा ये 3 वीक्स का होगा, 2 आवर्स की क्लास होगी।
और रेगुलर क्लासेस होंगी फ्राइडे टू संडे। और वीकली एवेल्यूशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप क्या करते हो? एवेल्यूशन सेशंस ज्वाइन करते हो, ठीक है। कंटेंट वो कोई नहीं देते आपको, क्रॉस लगा देते हैं या एक्सीलेंट दे देते, चलो। इस तरह से तो कोई एवेल्यूशन होती नहीं है। ये ड्रे ड्रीमिंग है और कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाना। वीकली एवेल्यूशंस होगी। जी इफ्तिकार नोवा की बुक मैंने रिव्यू की हुई है, वो मैंने ही रिव्यू की थी। उनका जो टीचर है ना जिसने लिखी है, उन्होंने मुझे दी थी कि इसको रिव्यू करें। मना किया था मैंने, सर मत करें, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायर्ड, बहुत इंप्रूवमेंट होगी इसमें। इसकी लैंग्वेज मैं खुद रिव्यू कर रहा था, मैंने खुद बुक लिखी हुई है। मुझे को नहीं समझ आ रही थी, आपको पता नहीं कहाँ से समझ आती है वो। तो आप लोग क्या करते हो, उसके रट्टा लगाते हो, ठीक है। वीकली एवेल्यूशंस होंगी, मैं पढ़ा दूं आपको, ठीक है, पढ़ा दूं, सब कुछ पढ़ा दूं, पानी में मिला के दे दूं कि ये पी लो, कोई फायदा नहीं है उसका। जब तक आप पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स नहीं जानते, जब तक आपको लिखना नहीं आता, पेपर में लिखना है ना, वर्बल तो नहीं बताना। मैं आप लोगों पे गुस्सा भी हूँ पर्टिकुलरली, सीरियस बताऊं, मेरी आज ट्यून थोड़ी चेंज है, वरना मैं बड़ा स्वीट सा पढ़ाता हूँ। गुस्सा भी हूँ क्योंकि आप जेंडर स्टडीज की वजह से आप फेल हुए हो, पर जेंडर स्टडीज की वजह से आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है, जेंडर स्टडीज की वजह से, ठीक है। तो वीकली एवेल्यूशंस होगी, संडे को आपको असाइनमेंट दी जाएगी और आपने वो एवेल्यूट सबमिट करनी है, आपको एवेल्यूशंस मिल जाएंगी उसकी। और मेरी असाइनमेंट में कोई भी गुड एक्सीलेंट नहीं होता, कभी भी नहीं देता मैं, चाहे सही किया हो फिर भी गलत करूंगा। इस वजह से रगड़ा देना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे रगड़ा मिलेगा तो पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, फेल नहीं होंगे। स्पेशल जो फोकस होगा ना वो एवेल्यूशंस पे ही होगा। और लास्ट में ग्रेड मॉक टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का, कि आपने कितना गेन किया है। और कोई बच्चा अगर क्लास मिस करता है फॉर एनी रीजन, तो रिकॉर्डिंग्स भी उसकी अवेलेबल होंगी। रिकॉर्डिंग्स में दे दूंगा आपको, 48 आवर्स के लिए अवेलेबल होती है, 2 दिन तक आप सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी, ठीक है। ये पर्टिकुलरली इसी कॉन्फिडेंस डाउन बनने की बात नहीं है, देखो राशिद, रियलिटी फेस करने की बात है। ये कंटेंट किसी काम का नहीं है जो आप लोकल बुक से पढ़ते हो। मुझे बताओ, सच बताओ आप, बातचीत करते हैं, क्या रटा नहीं लगाते आप ये लोकल बुक्स को? समझ आता है आप उसकी लैंग्वेज? आपको उसकी लैंग्वेज समझ आती है? सच बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू जो मार्केट में बुक्स हैं जेंडर स्टडीज की, क्या उसकी लैंग्वेज समझ आती है आपको अच्छे से? रट्टे का कोई पेपर नहीं होता, पर्सपेक्टिव देने में पड़ते हैं उड़ीसा, कोई पर्सपेक्टिव नहीं होते वहां पे। हम्म। जी, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेशन चलेगा, आप लोगों का ही फायदा होगा। एवेल्यूशंस भी इसी में होंगी, डोंट नीड टू ज्वाइन एनी एवेल्यूशन, जो सेपरेट एवेल्यूशंस होती हैं। आप एवेल्यूशंस ज्वाइन करते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना आज भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे कि सर एवेल्यूशंस कर ले, मैंने कहा चलो मैं एवेल्यूशंस करूंगा, चलो कर लेता हूँ। कंटेंट में इशू हुआ, गलत हुआ, इसको कैसे ठीक करूंगा मैं? वो कहाँ से ठीक होगा? अगर कंटेंट में इशू होता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से मैं ठीक करूंगा एवेल्यूशंस में? तो नहीं होना ना, ऑब्वियस सी बात है।
ओके। तो कंटेंट मैं खुद ही दूंगा। ये जो बुक्स आपने रटी हुई है, नो नीड टू रिप्लेस इट इफ्तिखार, बस अप्रोच ठीक करें। यू डोंट नीड टू रिप्लेस जेंडर स्टडीज। ठीक है, यू डोंट नीड टू रिप्लेस जेंडर स्टडीज, बस अप्रोच ठीक करें अपनी। अप्रोच ठीक करें, आपको जेंडर स्टडीज 70 to 80 भी देगा अगर आपकी अप्रोच ठीक है। ये चीज अप्लाई पाकिस्तान अफेयर्स में मैं पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर्स में मैं पढ़ाता हूँ, एज वेल एज आईआर में पढ़ाता हूँ मैं। यही चीज वहां पे भी अप्लाई हुई है। पाकिस्तान अफेयर्स में मार्क्स देखो स्टूडेंट्स की, लो स्टैंडर्ड की बुक, ये रीजन है। ठीक है, आपको अरुज पता चल जाएगा। अभी टॉपिक करते हैं, अभी टॉपिक करते हैं, स्पेशल सीएसएस से ही करते हैं। हाँ जी। ओके, जेंडर एंड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, ये क्वेश्चन स्पेशल सीएसएस के पेपर में है, एज वेल एज सीएसएस 2022 में भी है, 22 में भी है। ओके, अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है आज की जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या आज की जो पुअर कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप या पुअर या थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स, अंडर डेवलप स्टेट्स, वो हिस्ट्री के उसी फेज में है जिस स्टेज में आज के G7 कंट्रीज थे पास्ट में। रिपीट करता हूं, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है आज की जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स या पुअर स्टेट्स हिस्ट्री के उस फेज में है जिस फेज में पास्ट में G7 कंट्रीज थे, लेकिन उन्होंने एक कॉमन पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉलो किया। नाउ कॉमन पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज कैपिटलिज्म। उन्होंने कैपिटलिज्म को फॉलो किया और वो डेवलप्ड हो गए। इसी तरह से आज के जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं वो कैपिटलिज्म को फॉलो करें, वो भी G7 कंट्रीज की तरह डेवलप्ड हो सकते हैं। जब उसमें कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे, वो डेवलप्ड होंगे, तो उन्होंने उन कंट्रीज में जेंडर रिलेटेड चेंजेस भी आएंगी। उन कंट्रीज में जेंडर रिलेटेड चेंजेस भी आएंगी। रिपीटिंग अगेन, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि आज के जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स है, पुअर स्टेट्स, हिस्ट्री के उस फेज में है जिस फेज में आज के G7 कंट्रीज थे, लाइक यूएसए, इटली, जापान, लेकिन उन्होंने एक कॉमन पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉलो किया, दैट इज द कैपिटलिज्म, और वो डेवलप्ड स्टेट्स हो गए। अगर आज के थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं तो वो भी डेवलप्ड हो जाएंगे। जब वो डेवलप्ड हो जाएंगे तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है ना रिगार्डिंग द जेंडर या रिगार्डिंग द वुमेन, वो भी चेंजेस हो जाएंगी। सोसाइटी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न वन, और वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट कि सब। गेटिंग माय पॉइंट, सबको क्लियर हुआ? सॉरी, नेट का इशू हो जाता है। सबको क्लियर हुआ? क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है?
जल्दी से बताएं। ऐसे आपको क्लियर है? अंसा, अमरीन, अरूज, अरसल, दुआ, फिजा, हफ्सा, इफ्तिखार, किन्जा, माहम, मायदा, मेहदी, राशिद, रावल, रुकया, सादिया, सामिया, सना, शगुफ्ता आपको क्लियर है? और ताबिंदा, सोबिया और जन्नत। ठीक है, अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेपर टेक्निक बता रहा हूं। ये है मेन हेडर। मेन हेडर कहते हैं इसे। मेन हेडर आपका सपोर्ट करता है क्वेश्चन को, एड्रेस करता है क्वेश्चन को। सब हेडर जो होते हैं ये आपके मेन हेडर को सपोर्ट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, मेन हेडर होता है एक जो कि क्वेश्चन को एड्रेस करता है। मेन हेडर के सब हेडर्स होते हैं जो कि मेन हेडर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ दीज सब हेडर्स, या मेन हेडर्स या मेन हेडर should be in sentence form। ये जो है ये सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए। योर हेडिंग्स शुड बी, या योर हेडिंग्स शुड कन्वे कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग। ये जो वन और टू वर्ड की जो आप हेडिंग देते हैं ना, वो कोई हेडिंग नहीं होती। ये मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक साथ साथ बता रहा हूं। ये जो वन और टू वर्ड्स की जो हेडिंग आप देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जेंडर या वुमेन एक्सप्लॉइटेशन, या आपने टू वर्ड की हेडिंग दे दी, कोई मीनिंग नहीं है इसकी। क्या वुमेन एक्सप्लॉइटेशन किस कहां पे होती है? आगे तो कुछ लिखो ना। हमेशा हेडिंग्स जो हैं वो आपकी सेंटेंसेस में होती हैं, ना कि सिर्फ जेंडर में। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडो पाक हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री, सब में योर हेडिंग्स शुड कन्वे कंप्लीट मीनिंग। अब मेन हेडर क्या है? एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर। इसका सब जो हेडर है वो है कि relinquish antiquated traditional cultural practice is key to achieve gender equality। नाउ सी, ये जो हेडिंग है कंप्लीट मीनिंग हमें बताती है या नहीं? relinquish antiquated traditional cultural practice is key to achieve gender equality। कंप्लीट मीनिंग। समटाइम्स एग्जामिनर जो है ये नहीं पढ़ता, वो यहां से असेस करता है हेडिंग से। जब उसे वन और टू वर्ड हेडिंग मिलती है ना, तो उसने कोई नहीं पढ़ना। इस चीज को समझो, ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, मैटर करती हैं बहुत। जितना आप इजी पेपर एग्जाम को बना के देंगे ना, वो आपको मार्क्स देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ही ना जेंडर की रोज कोई 30 कॉपीज आती हैं। 30 कॉपीज मैं 10 तो पहले वाली एवेल्यूएट कर लेता हूँ जल्दी से, सही से। यहाँ से बाद मेरी भी खुद मेंटल जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है। फिर जब मुझे वन और टू वर्ड हेडिंग मिलती है, क्रॉस कर देता हूँ। अब सोचो, एग्जामर के पास थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज होती हैं, तो क्या उसके पास टाइम है कि आपकी ये वन और टू वर्ड हेडिंग देखेगा के अंदर क्या लिखा है? नहीं, नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो फर्स्ट हेडिंग इज, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें एक ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इनको इन्होंने रिलिंक्विश करना है, खत्म करना है।
then you can achieve gender equality. For example, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, आप इंडिया और पाकिस्तान के रूरल एरियाज में जाए, वहां पे गर्ल्स एजुकेशन टेबू है। टेबू का मतलब नहीं होते, सोशल इविल। गर्ल्स एजुकेशन अलाउ नहीं होती, या अर्ली मैरिज प्रिवेलेंट है। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है। या फॉर एग्जाम्पल एक आपको ना अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ फैमिलीज ऐसे होती हैं, वो कहती है हम ना अपनी फैमिली से बाहर गर्ल की शादी नहीं करवाते और जल्दी कम उम्र में शादी करवाते हैं। ये क्या है? ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस है उस सोसाइटी की। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है ये जो ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस है ना अंडर डेवलप कंट्रीज में, इनको रिलिंक्विश करो, देन यू कैन अचीव जेंडर इक्वलिटी। ये इसका मतलब है। According to modernization theories, gender equality is constrained by the cultural norms of traditional society. ये जो कल्चरल नॉर्म्स हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज के, लाइक वुमेन एजुकेशन अलाउ नहीं है या वुमेन एम्प्लॉयमेंट अलाउ नहीं है, ये ही जेंडर इक्वलिटी को रोकती हैं। In some societies, girls are not allowed to get education, forced to get married at the early age, and are confined to the four walls due to their cultural and social norms. अब मुझे ये बताओ, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है क्या टफ है? ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है क्या टफ है? नहीं समझ आ रही? ये पर्टिकुलरली ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं पॉइंट्स फॉर्म में नहीं पढ़ा था कभी भी। जो पॉइंट्स फॉर्म में होती है ना, नहीं, पूरा पढ़ के बताता हूँ। ठीक है। नंबर टू, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट फॉलो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव जेंडर इक्वलिटी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी, देन women can be equal to the men. Modernization theory asserts that the principles of cultural, social, and political modernity must be strictly practiced in the societies to ensure the socio-economic and gender equality. या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बेसिकली वो कह रहे हैं कि प्रमोट करो, वो फॉलो करी जाए। They argue that Western civilization offers equal opportunities to both sexes and political and socio-economic sphere of life. क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन दे बिलीव दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, मेल को भी एंड फीमेल को भी। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगर अडॉप्ट हो गई ना अंडर डेवलप कंट्रीज, तो वुमेन के पास चांस हो सकता है, जी जी इफ्तिकार, वुमेन के पास चांस हो सकता है कि वो भी एजुकेटर या पॉलिटिशियंस बन सकती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम्म, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ। आवाज सही नहीं आ रही मेरी, मुझे बताओ, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? मेरी आवाज क्लियर नहीं है, आपको क्लियर है ना वैसे? ठीक है, सबको समझ आया? काइंडली पार्टिसिपेट करें, ऐसे ना चुप करके नहीं बैठा करें, कोई क्वेश्चन हो भी पूछा करें। मेरी क्लास में जो है काइंडली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कुछ आए हो तो सीख जाओ। कुछ आए हो तो कुछ सीख के जाओ। और जेंडर स्टडीज तो अच्छे तरीके से सीख के जाओ। ओके। इंडिविजुअल लेवल चेंज इज रिक्वायर्ड इन सोसाइटी टू अचीव जेंडर इक्वलिटी। इंडिविजुअल लेवल चेंज रिक्वायर होती है। सादिया अब्बास लास्ट स्लाइड जो थी वो कह रही है कि, आप जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करें। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है, मैन को भी फीमेल को भी। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन अंडर डेवलप कंट्रीज ने अडॉप्ट कर ली, तो वुमेन के पास चांस होगा कि वो पॉलिटिशियंस भी बन सकती हैं, एजुकेटर्स भी बन सकती हैं, दे कैन अडॉप्ट देयर प्रोफेशन। ओके, ये पॉइंट थी।
इंडिविजुअल लेवल चेंज, इंडिविजुअल लेवल चेंज में क्या आता है कि वुमेन को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, क्योंकि जो वुमेन इश्यूज है ना, जिसका ओरिजिन है, बर्थ है, वो है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। बिफोर मैरिज शी इज डिपेंडेंट ऑन हर फादर, आफ्टर मैरिज शी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि जो मेल का ब्रेड विनर रोल है ना, वो उसे जूडिथ डी बिवियर कहती है। कल हमने डी बिवियर का पर्सपेक्टिव पढ़ा था, यहाँ पे पर्सपेक्टिव भी अप्लाई होगा। वो कहती है कि जो वुमेन का जो मेल का जो ब्रेड विनर रोल है ना, वही रूट काज है वुमेन डिसएम्पावरमेंट का। बिकॉज वुमेन आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर मेल पार्टनर। अगर वुमेन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, 50% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वहां पे ही हो जाएगा। ओके। Modernization theory focuses on the individual level change rather than addressing the structural। रिपीट करूं, रिपीट करूं, ओके ओके ओके, नो इश्यू। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है वुमेन को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। यहाँ पे टी बिवियर का पर्सपेक्टिव है। वो कहती है कि जो वुमेन डिसएम्पावरमेंट है ना, वो इस वजह से है क्योंकि जो ब्रेड विनर का रोल है वो हमने मेल को दिया हुआ है। ब्रेड विनर का रोल हमने मेल को दिया हुआ है, जहां से वुमेन डिसएम्पावरमेंट होती है। ओके। अगर वुमेन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो 50% ऑफ द वुमेन जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बस। दे आर्ग्यू दैट वुमेन्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर मेल पार्टनर फॉर देयर सोशो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स। Therefore, it emphasizes on the personal transformation that gives both gender equal opportunities, meaning that कि वुमेन को भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। नंबर 4, discriminatory policies of traditional societies contribute to the gender inequality। और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज है ना, कि मेल को प्रेफर किया जाता है ओवर वुमेन, इनको भी खत्म करना होगा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, या डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है या पॉलिसीज है, या अनइक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन। फॉर एग्जांपल आप ही देखें हमारी सोसाइटी में हायर एजुकेशन कम लड़कियों को दी जाती है। ठीक है, हायर एजुकेशन कम लड़कियों को दी जाती है क्योंकि ये बिलीफ है कि 22 23 के बाद शादी करवा दो, क्या आगे पढ़ेगी, हस्बैंड होगा कोई वेल सेटल्ड, शादी करवा देंगे बस, क्या पढ़ के करोगी आगे जाके। इससे क्या होता है, जेंडर इनइक्वलिटी होती है। और ये जो इश्यूज है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, उसमें ये इनकॉर्पोरेट है। ये थी आपकी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर, जो कि आपने स्पेशल सीएसएस के पेपर में लिखनी थी इसी तरह से। अब मुझे बताओ इफ्तिखार, मुझे बताओ, आपने इस तरह से लिखा था? अब मुझे बताओ आप, जो भी स्टूडेंट्स दे के आए हैं, जो फेल हुए हैं या जिनकी मार्क्स कम आई हैं, आप लोगों ने इस तरह से लिखा था? जो भी स्टूडेंट्स दे के आए, नहीं ना? तो कसूर किसका है, आपका या एग्जामिनर का? जो स्टूडेंट्स स्पेशल सीएसएस दे के आए हैं। जी, एग्जैक्टली रुकया। और ये चीजें आपको ये लोकल बुक्स में मिलती नहीं है, नहीं मिलती। ठीक है। अब हर थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म भी होता है।
मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। हर थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म भी होता है। हम डिपेंडेंसी थ्योरी को न्यू मार्क्सिज्म भी कहते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी को न्यू मार्क्सिज्म भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम डिपेंडेंसी थ्योरी को न्यू मार्क्सिज्म भी कहते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी अरोज इन रिएक्शन टू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कह रही थी कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको कैपिटलिज्म फॉलो करनी चाहिए, वो डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, जैसे G7 कंट्रीज ने कैपिटलिज्म को फॉलो की। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट रिजेक्ट दिस व्यू, इसको रिजेक्ट करते हैं। इट आर्ग्यू दैट द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स। कि जो G7 कंट्रीज हैं या G20 कंट्रीज हैं, ये डेवलप इस वजह से है क्योंकि ये गरीब मुल्कों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं। ये है ब्राजील, ये है USA। अब ब्राजील के पास है टिम्बर से टेक। अब ब्राजील जो है इस टिम्बर का कुछ फायदा नहीं ले सकता, तो USA टिम्बर करता है इंपोर्ट एट लो कॉस्ट। USA के पास है टेक्नोलॉजी। USA यहां से बनाता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बना के ये वापस ब्राजील को भी एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, और दूसरे जो गरीब कंट्रीज हैं उनको भी ये एक्सपोर्ट करता है एट हायर कास्ट। तो मुझे ये बताओ किसका फायदा है, ब्राजील का फायदा हुआ या USA का फायदा हुआ? टिम्बर किसका? ब्राजील का। टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास, तो US ने एक्सपोर्ट कर दिया। USA ने प्रोडक्ट्स बना दिए, प्रोडक्ट्स बना के वापस ब्राजील को एंड दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको ने एक्सपोर्ट कर दिया एट हायर कॉस्ट। अब रॉ मटेरियल उसके पास नहीं था USA के पास, उन्होंने इंपोर्ट गेट लो कॉस्ट। ठीक है, और वहां से प्रोडक्ट्स बना के एट हायर कॉस्ट ब्राजील और दूसरे कंट्रीज को उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। इसको कहते हैं, यही डिपेंडेंसी थ्योरी कह रही है कि डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इज बेस्ड ऑन द exploitation of third world states. This shift from traditional society to capitalism tends to benefit men more than women. और जो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कह रही थी ना कि आप ट्रेडिशनल सोसाइटी से शिफ्ट करके वेस्टर्न सोसाइटी में जाए या मॉडर्न सोसाइटी में, वो मेन को ही सपोर्ट करती है। ठीक है, मेन को ही उसका फायदा होता है, वुमेन को नहीं फायदा होता। फॉलोइंग आर द बेसिक अजम्पशन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। कुछ बेसिक अजम्पशन है। नंबर वन, जो फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट्स हैं वो रिलाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड चीप लेबर ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स। जो फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट्स है ना डेवलप्ड, वो रिलाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड चीप लेबर ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स। जिसके पास आपके पास सबसे ज्यादा एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। यहां से पाकिस्तानी बेचारे जाते हैं कहाँ? सऊदी काम करते हैं। सऊदीया वाले खुद नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी जो लेबर है वो उनको सस्ती पड़ती है। या आप USA की डेवलपमेंट देखें। USA, आपको पता है किसी टाइम में चाइनीज वर्कर होते थे USA में। USA स्कॉटिश या जो ब्रिटिश लेबर है या इवन USA के खुद के, वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। चीप लेबर चाहिए होती होती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कहते हैं बलूचिस्तान में इतने रिसोर्सेज हैं, किसी काम के नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान के पास। या फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है वो सेमीकंडक्टर कहाँ से लाता है IT के लिए? वही बात कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट्स कंटिन्यू टू। हाँ जी ताइवान से।
रिलाई ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड चीप लेबर ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स। गरीब मुल्कों के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को ये लेते हैं और चीप लेबर को भी लेते हैं। Wealthy nations create a state of dependency by various means such as economy, politics and education। जो wealthy nations होते हैं वो एक डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा एग्जांपल आता है आपका पाकिस्तान और आईएमएफ। आप आईएमएफ पे डिपेंडेंट हो, आईएमएफ आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है, ये टैक्सेस लगाता है, डिपेंडेंट हो। ठीक है। थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स रिमेन पुअर एंड विल स्टक इनटू द फॉरेन डेब्ट। और आप आईएमएफ के कोई भी जो ट्रैप है ना, उसका डेब्ट ट्रैप, वहां उससे निकल नहीं सकते। ठीक है, नहीं निकल सकते आप। तो वेल्दी नेशंस ने इस तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट की हुई है कि आप डिपेंडेंट हो उन पे, आप उनके ट्रैप से निकल ही सकते हैं। एग्जाम्पल इज पाकिस्तान एंड आईएमएफ। इसको हम अब कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करते हैं जेंडर पे। ये समझ आया यहाँ तक? डिपेंडेंसी थ्योरी क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ मुझे, अमरीन, आयजा, अरूज, अरसल, दुआ, फिजा, हफ्सा, इफ्तिखार, शहजादा, माहम, मालिक मुराद, महविश, मेहदी, रावल, रुकया, सादिया, सना, शगुफ्ता, तोबिया, ताबिंदा, वसीम और जन्नत। क्लियर है ना? ठीक है, चलो इसको हम, वो मैं कर दूंगा रिपीट। आयजा, डोंट वरी, कर दूंगा मैं, डोंट वरी। जी जी रावल। डिपेंडेंसी या नियो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म वही रूट काज है वुमेन ऑपरेशन का। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कह रही थी कि जो पेट्रार्की है ना, पेट्रार्की, इस साल इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इस साल इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनो। इज पेट्रार्की या वेदर पेट्रार्की इज रूट cause of women exploitation in third world states, or capitalism is root cause of women's disempowerment in third world states। इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन। एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस। उनकी हेडिंग्स भी आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में बनती हैं। ये चीजें आपको नहीं पता होंगी, आई एम डैम श्योर नहीं पता होंगी, किसी को भी नहीं। ठीक है, नहीं पता होंगी, आई नो दैट। एक होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो सीधे सीधे लिखे होते हैं। अब ये जो सीधे सीधे लिखे होते हैं, अब एग्जामिनर ये नहीं देता, अब आपको वो आर्ग्यूमेंटेटिव देता है। आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस की जो हेडिंग बनती है वो भी आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में ही बनेगी, ना कि कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हेडिंग बनेगी। एग्जामिनर क्या करता है, जब उसे लगता है कि आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया है, सीधा क्रॉस कर देता है, वो पूरा पेपर पढ़ता ही नहीं है। इंट्रोडक्शन से ही वो क्रॉस या आउटलाइन से ही आपके क्रॉस कर देता है सीधा, आगे उसने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको पेपर क्वेश्चन की अप्रोच ही गलत हो गई वहां पे, आपकी अप्रोच ही गलत हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आर्ग्यूज दैट पेट्रियार्की इज फंडामेंटल कॉज ऑफ वुमेन्स एक्सप्लॉइटेशन। हाउएवर dependency theory and dependency theorists say not the patriarchy, but capitalism is a fundamental या root cause of women's exploitation in third world states या in poor states and developing states। इसको किस तरह से करेंगे? ये है आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन। आप क्या करते हो, यहां पे रखते हो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, वो सीधा क्रॉस कर देता है।
इसको हम कहते हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ रहा है आपके? ये कौन सी मिस्टेक्स आप करके आए हो और कौन सी मिस्टेक्स करते हो आप जेंडर स्टडीज में? एक आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो सीधा क्रॉस होना है। डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट या नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं जो कैपिटलिज्म है वही रूट काज है, ना कि पेट्रोकी, वुमेन्स ऑपरेशन का। और जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना वुमेन की, चाहे डोमेस्टिक लाइफ में हो या एम्प्लॉयमेंट में, वो कैपिटलिज्म की वजह से है। मैंने अरुज यही एग्जांपल दी ना, यही ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया, मैंने यही एग्जांपल दी। और मेरे जो इस सेशन में वीकली असाइनमेंट्स होगी ना, वो पूरी आर्ग्यूमेंटेटिव ही होंगी, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी। आर्ग्यूमेंटेटिव ही क्वेश्चंस में दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो वुमेन्स या मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एसोसिएट वुमेन्स ऑपरेशन विद कैपिटलिज्म। कहते हैं कि जो वुमेन्स ऑपरेशन हो रही है ना, सबऑर्डिनेट पोजीशन है वुमेन की, वो कैपिटलिज्म की वजह से है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसकी वजह से है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो सबसे पहले सोसाइटी थी ना, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, जिसमें मेन हंटर थे और वुमेन गैदर थी। वो अवतार मूवी देखी है? अवतार किसी ने अवतार मूवी देखी है? वो जंगलों में रहते हैं। किसी ने अवतार मूवी देखी है? नहीं देखी किसी ने भी? अवतार मूवी नहीं देखी? वो जो जंगलों में रहते हैं, वो नहीं देखते? चलो कोई नहीं, खैर है, देख लेना, बड़े मजे की है। फर्स्ट जो सोसाइटी थी हमारी, वो थी हंटिंग एंड गैदरिंग। इस हंटिंग एंड गैदरिंग में ये वेल्थ या पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। मैन एंड वुमेन वर इक्वल, मैन एंड वुमेन वर इक्वल। ठीक है, मेल का रोल था हंटिंग और वुमेन का रोल था गैदर। लेकिन जैसे ही सोसाइटी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन पे आ गई, और न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म, तो जो टेक्नोलॉजी में एक्सेस मिली ना, एक्सेस वो मिली मेन को, वुमेन को नहीं मिली। जब टेक्नोलॉजी में एक्सेस, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आई, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मेल स्किल लेबर बना, मेल स्किल्ड लेबर बन गया, और वुमेन जो थी वो घर तक रिस्ट्रिक्ट रह गई। जब मेल स्किल्ड लेबर बना, तो उससे क्या हुआ? स्टेटस है, फाइनेंशियल पावर है या इकोनॉमिक स्टेटस है, वो इंक्रीज हो गई। और जो वुमेन थी वो अनस्किल्ड लेबर बन गई। जब वो अनस्किल्ड लेबर बन गई, तो वो किस पे डिपेंडेंट होने लगी? मेल पार्टनर पे। अकॉर्डिंग टू देम, men and women were economically equal during the hunting and gathering stage of development। वही बात कह रही, जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल थे। जैसे ही सोसाइटी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन में आई, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी की एग्रीकल्चर जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाती है, पूरी हो जाती है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। जो नीड आपकी सेटिस्फाई हो गई, और जो बच गया वो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो मास प्रोडक्शन हो गई ना, मतलब एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगी, वहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हुआ। और मेल जो है ना, मेल इकोनॉमिकली पावरफुल हो गया। वुमेन जो थी वो घर तक रह गई, बच्चे पैदा करने और बच्चों का ख्याल करने के लिए। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं, या डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है, नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि सेक्सिज्म जो है ना, उसके रूट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। ठीक है, दे आर्ग्यू दैट वुमेन्स रोल इन फैमिली बेनिफिट कैपिटलिज्म इन थ्री वेज। जो वुमेन का रोल है ना घर में,
वो कैपिटलिज्म को थ्री वेज में सपोर्ट करता है। मुझे ये बात बात बताओ, घर में जो वुमेन काम करती हैं, क्या उनको पैसे मिलते हैं? बच्चों की केयर करना, किचन का काम करना, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे देता है? नहीं देता ना। वो घर में काम करती है, उसको तो पैसे नहीं मिलते। जो मेल बाहर काम करता है, उसको तो पैसे मिलते हैं। दैट्स व्हाई वुमेन आर अनपेड लेबर। अनपेड लेबर, ठीक है। वुमेन आर अनपेड लेबर while men are paid labor. Number two, women also reproduce and socialize the next generation of worker. और जो वुमेन बच्चे पैदा करती है, उनकी सोशलाइजेशन करती है, उनके ख्याल करती है, और तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे, कहाँ पे काम करेंगे? कैपिटल सोसाइटी में ही काम करेंगे ना। मीनिंग दैट वुमेन जो है वो वर्कर्स प्रोवाइड कर रही है कैपिटलिज्म को, ठीक है। वुमेन जो है वो वर्कर्स प्रोवाइड कर रही है कैपिटलिज्म को। और जो वुमेन गुड्स या कंज्यूम करती है सर्विसेज, वो भी कैपिटलिज्म के ही होते हैं। ये थी आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी इज a criticism of modernization theory. Dependency theory is criticism of modernization theory. आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। आई होप सबको क्लियर हुआ। हम्म, सबको क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये जो पेपर में मार्क्स कम आई है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो पेपर में मार्क्स एग्जाम में कम दिए हैं, आपने ऐसा लिखा था, क्या ये अप्रोच फॉलो की थी? बताओ मुझे, ऑनेस्टली बताओ, आपने ये अप्रोच फॉलो की थी? या जो ये क्वेश्चन उसने पूछा था, क्या लिख के आए थे? तो मार्क्स या फेल जो है वो आपका राइट बनता है ना। हम्म, राइट बनता है ना आपका। हाँ, आपने पहले यही किया था ना, तो आपको सबसे पहले ही फेल कर दिया उसने। इफ्तिखार, आपने सबसे पहले यही किया था, उन्होंने भी सबसे पहले यही पढ़ के फेल कर दिया कि चलो यहाँ पे आपका गेम खत्म, आगे पढ़ने की कोई नीड नहीं है। कोटेशन की नीड नहीं होती, पर्सपेक्टिव की नीड होती है। ये कोई करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर नहीं है। पर्सपेक्टिव की नीड होती है, पर्सपेक्टिव्स। हेडिंग्स आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की नीड होती है फिजा, ठीक है। जी जी, यही मार्क्स आने थे, यही मार्क्स आने थे। और आप लोकल बुक कोई भी उठा के देख लेना, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ के देखना, और आज जो आपने ये पढ़ा है, ठीक है, आज ये जो आपने पढ़ा है कंपेयर कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। मुझे कोई एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। कोई से भी बुक से इसको कंपेयर कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। जी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जो पास पेपर में आया हुआ है, पास पेपर से हम करते हैं ये। आज हम पास पेपर से कर रहे हैं। एक हमने सीएसएस स्पेशल से किया, और सेकंड इज सीएसएस 2022 से कर रहे हैं। सेशन में पास पेपर भी होंगे सॉल्व, ठीक है। सेशन में पास पेपर भी सॉल्व होंगे। Now the second question is, to what extent do the terms masculinity and femininity, ये femininity है, feminist नहीं है, explain the differences between men and women? ये क्वेश्चन किसी को समझ ही नहीं आया।
कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। To what extent do the terms masculinity and femininity explain the differences between men and women? कि वो कौन से ट्रेड्स होते हैं मेल के या फीमेल के, जो कि या मेल के, जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं बिटवीन मेन एंड वुमेन, या वो कौन से ट्रेड्स होते हैं दैट क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, या वो कौन से ट्रेड्स होते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड ट्रेड्स, socially constructed traits that create the differences between men and women. मेरी बुक अवेलेबल, मेरी बुक सर शहरयार के पास पड़ी है, लेकिन जो उसका कंटेंट दूंगा ना मैं वो यहीं से दूंगा, मतलब आपको कंटेंट जो है वो बुक से ही मिलेगा सेशन में। मैंने आपको कहा ना हर टॉपिक का कंटेंट मैं ही देता हूँ, तो वो उसी बुक से होगा। सर शहरयार ने अभी पब्लिश नहीं की, मैंने लिख के दी है मैंने उनको, वो उनके पास ही है। करेंगे पब्लिश, लेकिन जो सेशन में कंटेंट होगा वो उसी से ही होगा, बाहर से नहीं होगा, उसी से ही होगा। नहीं हो सकती परचेस अभी, वो पब्लिश तो करें, उनको मैंने पीडीएफ में दी हुई है, लेकिन सेशन में मैं कंटेंट उसी बुक से दूंगा, उसी बुक से दूंगा मैं, कोई नेट से नहीं होगा, उसी बुक से होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी क्या होती है? मैस्कुलिनिटी इज सीन टू बी द ट्रेट्स व्हिच एम्फसाइज एम्बिशन, एक्यूजेशन ऑफ। ये 3 वीक्स चलेगा, जिसमें फर्स्ट वीक हो गया है, ये फर्स्ट वीक, कल इसका जो ना लास्ट डे है, और कल ही मैं असाइनमेंट दूंगा आपको। जी जी सोभ्या, कंप्लीट ही दूंगा मैं आपको, कंप्लीट ही होगा सोभ्या। 3 वीक्स होगा, होगा। कल इसकी लास्ट क्लास है, कल ही मैंने असाइनमेंट दी है, देनी है। 2 टॉपिक्स हुए हैं कल, कल 2 टॉपिक्स हुए हैं इफ्तिकार, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आप पढ़ी होगी, पोस्ट की थी। और कल ही फर्स्ट असाइनमेंट असाइन की जाएगी, जो कि आप लोगों ने सबमिट करनी होगी थर्सडे को, थर्सडे को सबमिट करनी होगी। ठीक है, मीनिंग डेट एवेल्युएशंस आपकी वीकली 7 होंगी कि आपने कितना गेन किया है, आपने कितना गेन किया है, या आपको राइटिंग इश्यूज, मतलब क्या फेस करते हो राइटिंग इश्यूज, आपकी राइटिंग स्किल्स किस लेवल तक है। जी क्लास फ्राइडे टू संडे होगी, फ्राइडे टू संडे होगी क्लास, 2 घंटे की, 2 घंटे की क्लास होगी। सिलेबस पूरा ही मैंने देना है आपको, और एवल्यूशंस भी करनी है मैंने। ये